नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकली शो में जो हम सुनील जी के साथ करते हैं। और इस हफ्ते जो कुछ भी फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं मार्केट में, उसके पीछे रीजंस क्या है और अगले हफ्ते हम लोग किस तरीके की तस्वीर देख सकते हैं, उस पर हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि इस वक्त हमारी जो मार्केट की जो तस्वीर बनी है वो किस तरह की। तो आप देखिए, 6 से 10 अप्रैल का जो हफ्ता था उसमें एक बहुत ही सॉलिड बाउंस बैक सारे इंडाइसेस में आपको देखने को मिलेगा। निफ्टी 500, बैंक निफ्टी में 8.5% की रैली केवल इन इस वीक में बनी है। मिड और स्मॉल कैप में भी जबरदस्त तेजी आई है। बैंक ज्यादा पीड़ित इसलिए ज्यादा हुआ है। लेकिन सेक्टोरली आप देखेंगे तो रियल एस्टेट में 13% की ग्रोथ आई केवल 6 से 10 अप्रैल के बीच में। ऑटो इंडेक्स तो नहीं, रेट सेंसिटिव और बैंक में बड़ी तेजी यहाँ पे देखने को मिली। और बाकी फिर सारे इंडाइसेस को आप देखेंगे, अगर इसी तस्वीर को हम एक महीने में कन्वर्ट करें तो आपको याद होगा जब हमने लास्ट वीक दिखाया था नंबर, तो निफ्टी 10% से ज्यादा गिरा था। लेकिन अब जो है धीरे धीरे रिकवरी हुई तो 5-6% के आसपास ही रह गया है। और मंथली बेसिस पे आप देखिए, कैपिटल मार्केट, मेटल और आईटी 3.5% ऊपर है। बावजूद इससे कि टीसीएस ने कोई बहुत ग्रेट नंबर नहीं दिए, फिर भी पूरा आईटी इंडेक्स चल के आया, क्योंकि शायद मीन रिवर्जन होगा या बहुत गिर गया था इसलिए आया। और रियल एस्टेट ने भी रिकवरी करके ग्रीन क्लोजिंग दी। एफआईआई का डेटा जब हम देखते हैं इसमें, तो हमें दिखता है कि पिछले पूरे हफ्ते केवल 10 तारीख को यानी शुक्रवार को मार्केट ने 672 करोड़ की बाइंग की एफआईआई ने। अदरवाइज पूरे हफ्ते बेचते रहे। और उस पूरे हफ्ते में एक दिन छोड़ के डीआईज एफआई को बीट नहीं कर पाए। तो हम लोगों ने लगातार इस पर बातचीत की थी कि ड्राई पाउडर कम हो रहा है डीआईज के पास, पैसे कम आ रहे हैं। और अगर आप वीकली बेसिस पे देखेंगे तो 20,700 करोड़ की उनकी सेलिंग और 21,000 लगभग बराबर वहां पे बैठा है, क्योंकि एक दिन खाली जो है उन्होंने 8 अप्रैल को 2800 के सामने 4100 की बाइंग की थी। अदरवाइज वो पिछड़ रहे थे। और अब मार्च का डेटा हम आइसलैंड दिखा रहे हैं, क्योंकि वो मंथ क्लोज हो चुका है और उसमें बड़ी बिकवाली उन्होंने देखी। ऐसे में 3 सवाल मेरे मन में आते हैं कि क्या है मार्केट का व्यू इस समय, क्या नजरिया बनना चाहिए। दूसरा, जो एसआईपी डेटा आया है जबरदस्त है, उसको डिकोड करना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। और तीसरा, क्या पूरा पैसा लगा देना चाहिए इस डेटा को देख के, मार्केट बहुत अच्छा दिख रहा है, या इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो नो डाउट कि इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ सुनील सर जुड़ेंगे। और सुनील सर का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील सर, ये जो हफ्ता था ये बहुत ही मजेदार हफ्ता था। इस हफ्ते में हमने सब कुछ देखा, ऊपर नीचे सब कुछ हो रहा था। और वॉर फ्रंट में जैसी जैसी खबरें आ रही थी वैसा वैसा सारा कुछ डिटेलिंग हो रही थी। अब ऐसा लग रहा है कि जो बातचीत चल रही है इस्लामाबाद में शायद कंक्लूड हो जाए, दोनों पक्ष मान जाए। लेकिन मार्केट ने शायद ये सेंस पहले ले लिया, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन मार्केट ने पहले शायद सेंस कर लिया कि अब सब कुछ ठीक होने जा रहा है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे से 3 सवाल है कि इस समय मार्केट पर आपका नजरिया क्या है, किस तरह आप उसको देख रहे हैं। दूसरा, जो एसआईपी का डेटा है उसको डिकोड करिएगा। और तीसरा क्वेश्चन, क्या इन्वेस्टर झोंक दे पूरा पैसा, वो समय आ गया है, या अभी भी सावधानी रखनी चाहिए सर। तो पहले सवाल पर आते हैं, हाउ डू यू सी द मार्केट राइट नाउ। तो मार्केट में देखें तो 3 प्लेयर्स और 4 प्लेयर्स मैं कहूँगा कि मार्केट में डिसाइड करते हैं मार्केट के आउटलुक। खास करके हम एक हफ्ते जो अभी आने वाली हफ्ते की बात करें और पिछले हफ्ते के भी कंपेयर करें, कौन है ये 4 प्लेयर। तो एक है, मेरा मानना है कि लॉन्ग ओनली एफआईआईस, ओके। दूसरा है डीआईआईस। तीसरा है रिटेल, दैट इज नॉन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर, डोमेस्टिक। और चौथा है क्या उसको नाम दूं मैं, हेज फंड्स जो टैक्टिकली लॉन्ग या शॉर्ट बेट दोनों तरफा लेती है। मैं उसको शॉर्ट नहीं कहना चाहता हूँ, वो इजीली शॉर्ट से लॉन्ग भी बन सकते हैं, बट ये उनका आउटलुक ही है कि मैं यहाँ से इस आउटलुक से पैसा शॉर्ट टर्म में कैसे बनाऊं और कौन से मार्केट में मुझे दुनिया भर में वो अपॉर्चुनिटी दिख रही है। एक मार्केट में लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी दिखेगी, एक में शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दिखेगी, तो उस मार्केट में लॉन्ग करेंगे, इस मार्केट में शॉर्ट करेंगे। तो ये 4 प्लेयर ही
मार्केट की आउटलुक एक नियर टर्म में। लॉन्गर टर्म में आप ये चौथा प्लेयर को निकाल सकते हैं क्योंकि वो एक्सट्रीमली शॉर्ट है उनके आउटलुक। तो यहां पर आए तो मैं एक एक प्लेयर को डिस्कस करूंगा, फिर मार्केट की आउटलुक पे आएंगे। तो आपकी फ्लोज वाली स्लाइड पे जाएंगे, पहले मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करता हूं। तो फ्लोज में क्या आपको दिख रहा है, फर्स्ट लेफ्ट हैंड स्लाइड की स्लाइड के लेफ्ट हैंड साइड में ये एफआईआई शुरुआत इस हफ्ते के पहले दिन 6 तारीख को, राइट, आपने देखा क्या हुआ, 8,000 करोड़, फिर 8,000 करोड़, फिर 8 तारीख से 2,800, 1,700, 672, यानी लॉन्ग ओनली एफआईआईज अपने मार्केट आउटलुक को यहां पर पॉजिटिवली टर्न कर रहे हैं। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि जो हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है कि दोनों हर दिन में जो आंकड़े यहां दिखते हैं उसमें बायर्स भी होते हैं, सेलर्स भी होते हैं, ये नेट डिफरेंस है। और हफ्ते की शुरुआत में ये था करीबन 45% बायर्स, 55% सेलर्स, और वो 10% रफली ये 8,000 करोड़, मैं एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं बताऊं, 40-60 रखिए ताकि दिस 8,000 करोड़ इज 20% गैप, दैट इज 8,000 करोड़। ओके, ये अब मैंने जब डेटा देखा 10 तारीख का, दिस वाज 20,000 करोड़ ऑफ बाइंग, 20,000 crore of selling, difference only 600 rupees. यानी 20,000 crore of buying, 20,600, 20,600 buying, 20,000 selling, 600। तो क्या है, ये 50-50 की ओर आ गई ये है। तो क्या हुआ है, एक डिसाइसिव शिफ्ट हुआ है। और देखें तो एक्चुअली प्योर परचेसेस की बात करें यहां पर नेट की छोड़कर, उसमें भी भयंकर बढ़त हुआ है। जैसे 20,000 करोड़ था ऑन 10th अप्रैल, उसके पहले दिन 15,000 करोड़ था, उसके पहले 10,000 करोड़ था। तो ये बाइंग का कंपोनेंट स्टेडीली बढ़ रहा है और सेलिंग का कंपोनेंट स्टेडीली गिर रहा है। तो इसमें से क्या दिख रहा है कि जो लॉन्ग में है इंडिया में, उन्होंने मौका ये और ऐड करने की अपनी पोर्टफोलियो ये उन्होंने सोचा है। तो बाइंग कर रहे थे बट द लेवल ऑफ बाइंग उन्होंने स्टेप अप कर दिया। तो पहली चीज ये हुई। अब आते हैं डीआईएस की बात। फर्स्ट 2 डेज मैच किया, एफआईएस की कितना सेलिंग उतना बाइंग, 8,000 करोड़ बाइंग। फिर जैसे ही एफआईएस की सेलिंग कम हुई, उनकी बाइंग भी कम हो गई। ये इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है। और ये है जो बात सरप्राइजिंग नहीं है, बिकॉज कारण क्या है, बिकॉज ये है बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर ने हमने पिछले स्लोस में भी बात किया है कि डीआईएस का आउटलुक होता है कि अर्निंग सीजन का इंतजार करो, फिर करो कमिट कैपिटल को, राइट। अगर कुछ अभी डाले तो लार्ज कैप में डालिए ताकि इजीली रिडेम्पशन करा के उसको मिड और स्मॉल कैप खरीद सकते हैं या दूसरी लार्ज कैप खरीद सकते हैं। तो ये है उनका क्लासिकल बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ द क्वार्टर, बिकॉज अर्निंग सीजन 10 तारीख से ही शुरू होती है, तब तक कोई अर्निंग्स का कोई नहीं होता है। तो ये डीआईए का है, कोई नेगेटिव नहीं, मगर एक वेट एंड वॉच, क्योंकि वेट एंड वॉच नॉट अबाउट मार्केट आउटलुक, नॉट अबाउट ऑयल प्राइसेस, नो, अबाउट द अर्निंग सीजन। और क्यों इस बार अर्निंग सीजन का महत्व और भी ज्यादा है, क्योंकि 1 महीने का जंग का इंपैक्ट हर कंपनी के ऊपर जज करना है। उन्होंने किया होगा कंसेंसस में, मगर एक्चुअल रियलिटी में क्या बेहतर है या और भी वर्स है, ये देखने के बाद ही वो कमिट करेंगे कैपिटल। मैं कहूंगा वो इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स की बेस्ट इंटरेस्ट में है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं। तो सही सेक्टर चुनना इंपॉर्टेंट है और गाइडेंस भी इंपॉर्टेंट है। जब बातचीत करते हैं कंपनी के जो उधर इन्वेस्टर रिलेशंस पीपल होते हैं, उनके साथ पूछते हैं कि आने वाले दिन का कैसा माहौल है, क्योंकि यही क्वार्टर में एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए वैल्यूएशंस, क्यों मैं कह रहा हूं, अब तक जो 5 ईयर एवरेज और 10 ईयर एवरेज के हिसाब से, क्योंकि डीआईएस अपना एक इंडियन मार्केट की लॉन्ग टर्म एवरेज से ही अपना वैल्यूएशन डिसाइड करते हैं, करेक्ट, राइट। तो
लॉन्ग टर्म एवरेज में वो करीब आ गया है एट द लेवल ऑफ द लॉन्ग टर्म मींस ट्रेलिंग पीई इज इक्वल टू द 10-year लॉन्ग टर्म एवरेज 5 ईयर। मगर जो फॉरवर्ड पी पहले था 14% की अर्निंग्स ग्रोथ उसमें फैक्टर करके कई लोग खबर दे रहे हैं कि अरे इंडियन मार्केट 18 पी पे आ गया, सस्ता है। नहीं, डीआईएस को क्या है, ये 14 होगा या 12 होगा या 10 होगा, बिकॉज ऑयल का इंपैक्ट नॉट फॉर द मार्च क्वार्टर तो बीता मार्च है, मीन हो गया, मगर आने वाले साल के लिए गणित करना है कि हर कंपनी, हर सेक्टर और मार्केट का व्हाट इज द लाइकली फॉरवर्ड अर्निंग्स। करेक्ट। तो मैंने गणित किया कि ये निफ्टी का जो 24,000 के करीब लेवल है उसमें अगर 12% अर्निंग्स ग्रोथ अस्यूम करें अगले साल के लिए, तो निफ्टी का 18.7 आता है 1 ईयर फॉरवर्ड पी। ओके, मगर ये कंफर्मेशन चाहिए उनको, इस हिसाब से वो डाल नहीं सकते, बिकॉज डीआईएस के लिए वैल्यूएशन माने अपना हिस्टोरिक वैल्यूएशन, राइट। तो ओवरऑल एक 18 का पी आ गया तो अच्छा है, बट वो कंफर्म होना है, वो अगले 2-3 हफ्ते में कंफर्म हो जाएगा। जैसे ही बड़े दिग्गज सभी सेक्टर में रिपोर्ट कर देंगे 15-20 जो भी दिन में, वो एक क्लैरिटी आ जाएगा, तब डीआईएस जम के वापस आएंगे मार्केट के अंदर। ओके, ये एक बात। अब 1 मिनट में एफआईएस के बारे में एक बात कहना भूल गया कि ये क्यों इतना पॉजिटिव हो रहे हैं, स्पेशली लॉन्ग टर्म क्यों बाई कर रहे हैं, राइट। अभी उसका कारण है कि मैंने एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट पीई के साथ कंपैरिजन देखा। ओके, हमारा लॉन्ग टर्म एवरेज 64% है प्रीमियम। हमारा वर्स्ट कोविड के टाइम में या कोई भी टाइम में हुआ था, हमारा वर्स्ट था कभी डिस्काउंट में नहीं, 30% प्रीमियम, राइट। फर्स्ट लास्ट 10 इयर्स में देखे तो 30% प्रीमियम में था लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट तो 100 के ऊपर गया था, मगर एक 10 ईयर एवरेज पकड़े तो 64% है। अब ट्रेलिंग पी के हिसाब से ये 52% पे आ गया है। तो उनका क्या है कि देखें अभी फॉरवर्ड पी अगर दी अर्निंग्स इज गोइंग टू बी गुड यानी 12-14%, तो ऑटोमेटिकली दिस 51 cannot go up too much, राइट। बिल्कुल सही बात। मैं बिकॉज ये 51 को मैं फॉरवर्ड पी नहीं, ये ट्रेलिंग पी पे बात कर रहा हूँ। तो फॉरवर्ड पी पे जो भी आएगी, बिकॉज बाकी देश के भी फॉरवर्ड पी को गणित करना है, ये खाली हमारी नहीं है, मगर उनका क्या होता है जनरली कि वो दिसंबर में ही फॉरवर्ड पी कैलकुलेट कर लेते हैं। उनके लिए अप्रैल टू मार्च साल नहीं है, एफआईएस के लिए कैलेंडर ईयर साल होता है, तो उन्होंने ऑलरेडी वो गणित कर लिया, तो उनके लिए ये क्वार्टर में जो अर्निंग्स आ रही है उससे कुछ ज्यादा ऑल्टरेशन नहीं करेंगे फॉरवर्ड पी, बिकॉज अभी 9 महीने बाकी है इस साल में, समझ रहे, 3 महीने तो हो गए। तो उस हिसाब से उनको लग रहा है कि इंडिया अभी उनके जो लॉन्ग टर्म प्रीमियम वर्सेस इमर्जिंग मार्केट के नीचे ट्रेड हो रही है, तो इसीलिए वहां पर एक पॉजिटिव रुझान आया है, राइट। तो ये हुआ वैल्यूएशन की बात, ये दोनों लोगों के लिए। अब और एक बात है कि अगर एफआईएस ने खाली 600 करोड़ खरीदा और प्रीवियस डे सेलिंग किया 1,700 करोड़, और डीआईएस ने दोनों दिन मिलाकर 150 करोड़ भी नहीं खरीदा है, 955 + 400, तो मार्केट थर्सडे को 4% और कल की जो ब्रॉड रैली थी उसका क्या कारण है भैया, इसमें तो डेटा में नहीं दिख रहा है। तो 1 मिनट आप 1 वीक रिटर्न्स की स्लाइड पे जाइए तो साफ साफ आपको दिखेगा कि क्या कि 1 वीक का परफॉर्मेंस देखे, निफ्टी का 6%, निफ्टी माइक्रो का 8%, यस, आपने निफ्टी 500 का 6.7, राइट, तो निफ्टी 250 का 7%। तो क्या इससे साफ दिख रहा है आपको इसमें कि जो मिसिंग प्लेयर है जो आके मार्केट को उठा रहा है वो है रिटेल। सर रिटेल ना हमेशा हर चीज में आगे आता है, मार्केट उसको संभालना है। और ये मैं बताऊं क्यों, मैंने डेटा थोड़ा स्टडी किया, निफ्टी 500 के अंदर 21% स्टॉक, कितने 21%, 105 स्टॉक्स, यस, और 30% बिलो देयर लाइफ टाइम हाई।
सो उनको लग रहा है कि ये तो एक बड़ा भयंकर बाइंग अपॉर्चुनिटी मौका आ है। गया। और जब सीज फायर की खबर आ गई, इन्होंने सोचा भैया अब रुकना नहीं चाहिए, बिकॉज एक दिन में और पहले दिन में 4% बढ़ गया, तो वो डर आ गई उनको। तो रिटेल अभी जम के घुस गया है मार्केट में, और इसी का वैलिडेशन है म्यूचुअल फंड की इनफ्लोस। मार्च करेक्ट। महीने में जब फरवरी 20 को वॉर शुरू हो गई, और किसी भी, अब मैं गारंटी देता हूं, किसी भी फंड हाउस से, किसी भी एक्सपर्ट से जाके अगर आप 1 मार्च को पूछते कि कल जंग शुरू हो गई है, तेल एकदम $110-120 की लग रहा है, राइट, एफआईएस तो भयंकर बेचने वाले हैं, क्या म्यूचुअल फंड की आंकड़े बढ़ेगी? Nobody would have been able to say with their hand on heart that they'd say नहीं यार, रिटेल विल पैनिक, रिटेल भाग के जाएगी, उनको ये बुरी खबर। बट रिटेल ने अल्टीमेटली उनको थप्पड़ दे दिया, क्योंकि इस महीने में उन्होंने एक्चुअली प्रीवियस मंथ का 28,000 करोड़ से इस महीने 40,000 करोड़, यानी 12,000 करोड़ एडिशनल, ऑफ विच 2,000 करोड़ वाज एसआईपी बुक। यानी पीपल ने सोचा कि एवरेजिंग करने के लिए एसआईपी को बढ़ाएं, बिकॉज ये क्या हुआ है, मेरा मानना है कि ये लोगों ने टॉप अप किया है। क्यों बताऊं मैं? एक्चुअली एसआईपी क्लोजर रेशियो इज मोर देन 100%। यानी जितने एसआईपी फ्रेश शुरू हुए, जितने एसआईपी पुराने क्लोज हुए, आइदर प्रीमेच्योरली और नॉन मेच्योरिटी वाज मोर। सो नेट नंबर ऑफ एसआईपी बढ़ा नहीं, पर फिर भी वैल्यू बढ़ा, क्योंकि बहुत लोगों ने टॉप अप किया। तो ये अगेन एक कमिटमेंट ऑफ रिटेल की, करेक्शन बहुत हो चुका है। और जब सीजफायर की बात आ गई तो रिटेल में डायरेक्ट स्टॉक्स में आ गए, शायद उसके पहले उतना डायरेक्ट स्टॉक्स में नहीं आए थे। अगर आपके पास 1 मंथ का रिटर्न है, उसमें भी देख सकते हैं, 1 मंथ का डाला है इसमें। यस, हाँ, 1 मंथ में भी देखिए बात क्या है, निफ्टी माइक्रो 8%, निफ्टी 5%। करेक्ट। तो क्या मैं बता रहा हूं कि ये एक मोड आ गया कि रिटेल को लगा कि वॉर एक पैनिक वाला रिएक्शन है, और उस पैनिक में जो करेक्शन हुआ है, अब वॉर की अंत नजदीक दिख रही है। शायद सीजफायर सक्सेड हो या ना हो, मैं उस दिन का इंतजार नहीं करूंगा, क्योंकि सडनली अगर अनाउंस कर दिया कि वॉर खत्म, ये एफआईएस आके सभी दाम को बढ़ा देंगे और मुझे मौका हाथ से छूट जाएगा। तो ये रिटेल की सोच में कितनी बदलाव आ गई है। आपको याद होगा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में या कोविड के टाइम में रिटेल हैड पैनिक्ड, बट ये नवी युवा की जो पीढ़ी है जो आ रही है मार्केट में, क्योंकि 3 करोड़ फोलियो से, यूनिक फोलियो से आज करीबन 6 करोड़ फोलियो, यानी इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बेस हैज डबल्ड सिंस कोविड। बट ऑल दीज न्यू पीपल आर ऑल कौन? IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, न्यू पीपल हु आर विलिंग टू टेक रिस्क। इसलिए डीमैट अकाउंट्स और एफ&ओ में इतना एक्शन हो रहा है ना। सो ये जो नया जो युवा जो है, उन्होंने देखा कि यहां पर मौका है, और पूरे मार्च में उन्होंने खरीदा है, पूरे मार्च में म्यूचुअल फंड में उन्होंने पैसा डाला है। और ये खाली एसआईपी की बात नहीं है, लास्ट 2-3 मंथ्स देखे ना, म्यूचुअल फंड का नेट फ्लोस था 28-29,000 करोड़, और एक महीने में 19,000 करोड़ भी गिर गया था, बट एसआईपी वाज ऑलवेज एट 29-30। तो हर महीने एक्चुअली एसआईपी वाज ओनली कंट्रीब्यूटिंग, लमसम में रिडेम्पशन हो रहा था। बट इस महीने में 40,000 माइनस 32,000, 40,000 टोटल इनफ्लोस और 32,000 एसआईपी, यानी 8,000 करोड़ का लमसम इन्वेस्टमेंट भी हुआ है। तो खाली एसआईपी में टॉप अप नहीं किया है, उन्होंने लमसम भी निवेश किया है। और कहां पे? फ्लेक्सी कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में। ये 3 कैटेगरीज ने डोमिनेट किया है इस महीने का फ्लोस भी। और ये 40,000 के अलावा और 5,000 करोड़ हाइब्रिड स्कीम्स में आए, जिसमें भी थोड़ा पैसा इक्विटी खरीद सकता है। तो एक्चुअल टोटल इक्विटी प्लस हाइब्रिड देख के 45,000 करोड़ है इस मंथ का इनफ्लोस। सो 32,000 करोड़ के ऊपर 13,000 करोड़ आया है, जिसमें मेरा मानना है कि 11 से 11,500 करोड़ इक्विटी लायक पैसा है। तो क्लियरली रिटेलर्स ने डिसाइड कर दिया कि जो भी हो, सीजफायर हो, जो भी है, बात है कि अब करेक्शन हो ज्यादा हो चुकी है और अब घुसने का वक्त आ गया है। और ये सोच एफआईएस में भी आ गया है। खाली डीआईएस को भी सोच आया होगा, मगर कौन सा स्टॉक कौन से सेक्टर में खरीदना, इसका इंतजार कर रहे हैं। ओके सर, मैं
मेरे यहाँ तक आने में मेरे को दो सवाल है। एक तो मैं दर्शकों को ये बता दूं कि जो हमने एफआईआई का डेटा देखा है, ये नेट नंबर होता है। इसका मतलब कि कुछ ने बेचा कुछ ने खरीदा, उसका नेट आया माइनस, मतलब बेचने वाले ज्यादा थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रेस किए वीक में, तो एक समय नंबर पॉजिटिव आ गया। इसका सीधा मतलब ये है कि बायर ज्यादा थे, बेचने वाले कम थे, इसलिए नंबर आपका पॉजिटिव आ गया। तो एफआईआई का ट्रेंड ये दिख रहा है और डीआईएस का दिख रहा है। अब सर यहाँ पे मेरा एक सवाल ये है कि दो चीजें हम इसमें से निकल के आ रही है। एक तो ये निकल के आ रही है कि एफआईआई भी टर्न हुए पॉजिटिव, खरीदारी की, रिटेल ने खरीदारी की। दो प्रेमाइस पे, एक प्रेमाइस ये था कि वॉर अब लग रहा खत्म होने वाला है, तो हम उस दिन का वेट नहीं करते, बाय करते हैं। और दूसरा उनको ये भी लग रहा होगा कि एफआईआई खास तौर पे कि अर्निंग जो है 12-13% आ जाएगी। ये दोनों में मुझे आपका नजरिया चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि अर्निंग बहुत अच्छी आएगी कंसिडरिंग ऑल दिस डैमेज? नंबर वन। नंबर टू, क्या जो एसआईपी में या लमसम में रिटेल ने खूब पैसा डाला है, ये उसने ट्रेडिंग बेट ली है, क्योंकि आजकल म्यूचुअल फंड में भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, या उन्होंने ये सोच समझ के लिया है कि नहीं अब इकोनॉमी के मैक्रो ठीक हो गए और हमें ये बेट लेनी चाहिए? तो पहली बात मैं कहूंगा कि देखिए ये 12-13% जरूर नहीं होगा, बिकॉज वॉर का इम्पैक्ट जरूर रहेगा, मगर वो नहीं होगा उसके कारण ना एफआईआई ना डीआईआई नाराज होंगे, क्योंकि ये बीता हुआ क्वार्टर है। वॉर का तो इम्पैक्ट है, तो उसको डिस्काउंट कर लेते। तो ऑलवेज मार्केट में क्या होता है कि बाय ऑन द रूमर सेल ऑन द फैक्ट बोलते हैं ना, उस तरह से जो आगे अभी ये डेटा उनको पता है कि हर सेक्टर में कुछ ना कुछ इस तेल का दाम के बढ़त का असर तो दिखेगा ही। तो वो उनके एनालिस्ट के पास इतना ब्रेकडाउन ऑफ द एनालिटिक्स करते हैं, तो हर कंपनी की एक्यूरेटली वो इस क्वार्टर का क्या हुआ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी वो कंसेंसस को ही गिरा देंगे। तो मेरे ख्याल में एक्चुअल क्यूओक्यू या लास्ट क्वार्टर का वाईओवाई कंपेयर टू दिस क्वार्टर वाईओवाई जरूर गिरावट होगी, मगर वो मार्केट ने ऑलरेडी कंसेंसस में बिल्डअप कर दिया है, हेंस इट विल नॉट बी ए सरप्राइज। यस, मानते हैं कि कोई कंपनी में वो उम्मीद से ज्यादा गिरी होगी, तब उस शॉर में पिटाई हो सकती है। मान लीजिए मैं समझता हूं कि 10% का करेक्शन होगा, समझिए उस कंपनी का 12% हुआ और जिस कंपनी का खाली 8% हुआ, मैं उसमें एक्चुअली बाइंग करूंगा, बिकॉज मैंने जितना एंटिसिपेट किया कंपनी वाज एबल टू मैनेज इट्स मार्जिन्स बेटर, राइट? So the actual earnings doesn't matter. It is the earnings versus consensus, which I think जो already analyst ने bring down कर दिया है इस quarter के लिए. But important चीज market react करेंगी, market माने FIIs और DIs will be on guidance. प्रोब करेगी हर कंपनी को कि क्या लग रहा है आपको, ये तेल का इम्पैक्ट और भी कितने महीनों तक चलेगी आपके नंबर्स में, कब आप वापस आ रहे हो, इस साल का आपका क्या आउटलुक दिख रहा है। तो उस चीज के ऊपर ही मार्केट का मूवमेंट रहेगा, नॉट ऑन द एक्चुअल अर्निंग्स ऑफ दिस क्वार्टर विच इज गोइंग टू बी रिपोर्टेड। ओके, तो उसका वही चीज है, मगर बिकॉज गाइडेंस इज नॉट इजी, बहुत वेरिएंस होगा। एक एनालिस्ट कहेगा कि इसकी अच्छी दिख रही है, दूसरा कहेगा नहीं, बिकॉज इट इज ऑल अ फ्यूचर। मॉडल में एक्सेल में डालेंगे 1% का डिफरेंस कर दिया तो प्राइस में 10-15% का भी इंपैक्ट आ सकता है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वार्टर कि देखना चाहिए जब अर्निंग्स आएगी इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है मार्केट में, और एक हफ्ते के बाद सब डाइजेस्ट होता है इंफॉर्मेशन, तब क्या रिएक्शन आती है, राइट? सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द अर्निंग्स जो पूछा। और आपने रिटेल के बारे में पूछा, क्या ये एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग है या सस्टेन्ड रिकवरी की बाइंग है? देखिए, जिन लोगों को एक सस्टेन्ड लग रहा है वो लोग ने म्यूचुअल फंड में डाला है, जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट में डाला है उनको ये प्रॉफिट का मौका देके ही डाला है। एक्चुअली बहुत नीचे था तो डालना चाहिए था। तो मगर लॉन्ग टर्म की सोच के लिए वो म्यूचुअल फंड में जाएंगे। तो आपने कहा कि म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग करते हैं, मगर क्या होता है ना कि हर फंड मैनेजर किसको खरीदेगा उनको पता नहीं है। अब ये गिरावट हुई, क्या वो स्टॉक फंड मैनेजर खरीदता है तभी मैं ट्रेडिंग कर पाऊंगा ना। सो मेरे ख्याल में उतना ट्रेडिंग इन म्यूचुअल फंड उतना नहीं होगा जितना डायरेक्ट स्टॉक्स में करेंगे वो लोग, राइट? और थर्ड एक रीजन जो है इस अप्रैल में रिटेल की वापसी, वो एक
एक थियरी है मेरी, ओके, कि मार्च मंथ में, ये अप्रैल की बात कर रहा हूँ, नॉट फॉर मार्च, बहुत टैक्स हार्वेस्टिंग इस होता बार है। होता है। तो उन्होंने बहुत से लॉस बुक किए होंगे टू सेट ऑफ द उसकी कैपिटल गेन्स, और वो पैसा वापस अभी अप्रैल में मार्केट में घुस रहा है। वो कितना, मेरे पास आंकड़े नहीं है, ये नहीं है, ये मेरी एक थॉट है, बिकॉज बहुत से खबरें मैंने मार्च एंड में देखा कि टैक्स हार्वेस्ट करो, ये करता है, ऐसा बेनिफिट है करके, बहुत बहुत डिटेल में कोई लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये सब भेज रहे थे, लोग भी उसमें ऊपर थे, और नेचुरली वो हो गया। तो अब फ्रेश निवेश का टाइम है, राइट? तो मेरे ख्याल में दैट कुड ऑल्सो बी अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर कि अप्रैल में जो बाइंग रिटेल कर रही है, कुड बी HNI मनी which had done tax harvesting in March. ओके, तो ये हुई बात, राइट? तो अब खाली एक चीज और भी है, जो चौथा वाला इन्वेस्टर मैंने उसको हमने डिस्कस नहीं किया। जो अपॉर्चुनिस्ट है जो, हाँ, नहीं, वो हेज फंड, जो मैं बाहर विदेशी लोगों हाँ, की बात कर रहा हूँ, ओके। हेज तो फंड, वहां पे क्या, अपॉर्चुनिस्ट हेज फंड। हाँ, अपॉर्चुनिटी। तो उसमें क्या है ना, आपने शायद 7 से ये बात किया, पता नहीं मुझे, 2.6 लाख शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स थे टोटली FIs के 2-3 दिन पहले। वो अभी एज ऑफ 10th वो 2.15 लाख शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में गिर गए। तो पार्ट ऑफ द रीजन फॉर द 2 days थर्सडे फ्राइडे रैली वाज शॉर्ट कवरिंग, ओके। अब स्टिल 2.15 लाख शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आउट इन द ओपन है। तो मार्केट में अभी मंडे को देखा है कि अगर मार्केट थोड़ी भी गैप अप ओपन हुई तो और भी शॉर्ट कवरिंग से मार्केट बहुत तेजी से बढ़ सकती है, क्योंकि इतना शॉर्ट्स बिल्डअप हो गया है सिस्टम में, ओके, फ्रॉम द फॉरेनर्स। मगर अगर नहीं हुआ, ये वीकेंड में ये टॉक्स की खबर बुरी आई, तो वो शॉर्ट बिल्डअप वापस हो सकता है। तो दैट इज द वो क्या है ना, जोकर इन द बॉक्स, कि ये वाले जो अपॉर्चुनिस्टिक फंड है वो, क्योंकि देखिए मैक्रो लेवल में कुछ बदला नहीं है। ऑयल बिगिनिंग ऑफ 96 में था, अभी भी 96 पे है। कोई है, वो 110 पे था पहले, राइट? वो डॉलर 9900 पे था, उसी पे है। यूएस इंटरेस्ट रेट 4.3 4.4 पर है, उसी पर है। खाली एक चीज का बदलाव है जिसको हमें डिस्कस करना है 2 मिनट के लिए, वो है करेंसी। क्योंकि आरबीआई ने दो चीज किया है। एक तो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ना, कैसे उन्होंने बैंक का $100 मिलियन का ओपन पोजीशन रेस्ट्रिक्ट कर दिया। फिर उन्होंने सेकंड नियम लाया कि एनडीएफ मार्केट में हम नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने ये भी सुना है कि आरबीआई ने $100 मिलियन डॉलर को शॉर्ट किया है। $100 मिलियन को शॉर्ट किया है। ओके, तो इसीलिए रुपी इतना स्ट्रेंथन हुआ है। सर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप अगर ले रही है आरबीआई, तो इसको कितने दिन तक सप्रेस रख पाएंगे? नहीं, अभी भी मैंने देखा 1 ईयर फॉरवर्ड है ना, 96.80 है प्रीमियम कैपिट की। तो ये शॉर्ट टर्म है, मगर क्या है कि जब आरबीआई सिर्फ घुसती है डॉलर को शॉर्ट करने में, तो दे कैन सस्टेन फॉर सम टाइम, राइट? तो एक शॉर्ट टर्म में ये रुपी का स्ट्रेंथनिंग एक्चुअली एफआईएस के लिए पॉजिटिव होता है, क्योंकि उनकी तो एल्गोरिथम में होती है, उसमें होता है कि अगर रुपी वीकन होगी, इट्स लाइक इक्विटी का डाउनफॉल, तो एक सेल ऑर्डर को ट्रिगर करता है। सेम थिंग व्हेन रुपी स्ट्रेंथन्स, वो एक बाय ऑर्डर को भी, शॉर्ट टर्म वाले की बात कर रहा हूँ। वेयरएज लॉन्ग टर्म वाले सोचेंगे अरे रुपी इतना अप्रिशिएट हो गया तो अब डिप्रिसिएशन का भी मौका ज्यादा है। तो इट इज, करेंसी इज अ वेरी वेरी टफ कॉल टू प्ले। बट इस हफ्ते की बात करें तो द स्ट्रेंथ ऑफ द रुपी हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड in some way to a drop in selling by FIIs in the short run, क्योंकि उनके मन में लग रहा है कि आरबीआई अभी सपोर्ट करने के एक माहौल में है। तो उस हिसाब से करेंसी का रिस्क शॉर्ट टर्म में उतना नहीं है। लॉन्ग टर्म मैंने यहाँ पर मैं 1 साल का कहूंगा, 1 साल में अभी भी वो रिस्क ही मानेंगे, बिकॉज ऑलमोस्ट 92.50 से 96.80, तो ₹4 की बात है, तो ऑलमोस्ट 5% का डिप्रिसिएशन फैक्टर हो रहा है 1 साल में। बट अब से तब अगर वॉर सॉल्व होगी तो तेल गिरेगा, तो नेचुरली वो भी अनवाइंड हो जाएगी। तो जो वॉर की क्लोजिंग में हमारी करेंसी के लिए बहुत पॉजिटिव है, बिकॉज तेल के दाम की बढ़त ही करेंसी को वीकन कर रही है पार्टली, राइट? तो
इसीलिए मेरा मानना है, तो अब आपने जो पूछा, आपने 2 सवाल का आंसर अभी डिस्कस कर लिया। तीसरा है, शुड इन्वेस्टर्स पंप इन कैश? हाँ, इसमें मेरे तीसरे वाले में एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जुड़ेगा जो अब तक हमने डिस्कस किया। एक अभी आपने एक बात कही जिससे मैं सहमत हूँ कि नथिंग हैज चेंज्ड, पूरे चीजें वैसी हैं। वॉर पे हैं हम लोग, वॉर चल रहा है, क्रूड 95 98 पे चल रहा है, करेंसी केवल एक थोड़ी सी स्ट्रांग हुई है, बाकी बॉन्ड यील्ड हमारी 7% के आसपास है, यूएस की 4.34 पे है, कुछ नहीं बदला है, केवल एक होप है कि ये वॉर खत्म हो जाएगा, इस्लामाबाद टॉक सक्सेसफुल हो जाएंगी, तो हम लोग बैक टू नॉर्मल में आएंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम 28 फरवरी से 10 अप्रैल तक का जो टाइम जोन है इसको डिलीट कर दें, तो 27 फरवरी से 12 अप्रैल के बीच में नथिंग हैज चेंज्ड, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, बल्कि इसको डालेंगे थोड़ा गड़बड़ ही हुआ है। हालांकि मेरा पर्सनल व्यू ये है कि इस्लामाबाद टॉक्स विल बी सक्सेसफुल। ये इस बार अमेरिका लपेट देगा ईरान को, ये फंस गया उसमें, ये टेबल टॉक में गया, टॉक पे गया तो ये डील करके ही उठेंगे, ये मेरा मानना है, मे बी रॉन्ग। तो अगर हम इस कंसिडरेशन में देखें तो क्या हमें पैसा पूरा झोंक देना चाहिए? मेरे ख्याल में नहीं। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि देखिए, ये एक डिजिटल चीज है, वॉर खत्म होगी नहीं होगी, exactly. बीच में कुछ नहीं है, राइट? बीच में कुछ नहीं है, yes. 0 और 1, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी इसका हर चीज के मन में प्रोबेबिलिटी आप डाल सकते हो, बट आपको फिर बैकअप प्लान चाहिए अगर आपकी सोच सही नहीं निकली तो अगर आपने पंप इन कर दिया तो अगर विपरीत हो गया तो आप बुरे तरफ फंस जाएंगे। सो नंबर 1 अभी भी एक डिजिटल प्रोबेबिलिटी में है, बिकॉज जोकर इन द पैक है इजराइल। यस, अमेरिका जो भी वॉर के बारे में करे, इसराइल जब तक कि लेबनान में अटैक कर रहा है, ईरान तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट को खाली नहीं करेगी। अमेरिका में चाहे विक्ट्री डिक्लेयर करके सब करके घर जा सकती है, मगर इसराइल का एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस मौके पर, क्योंकि देखिए जब सीजफायर डिक्लेयर हुआ खाली 10 मिनट में उन्होंने 300 लोगों को मार डाला और 100 से ज्यादा लोकेशन में बॉम्ब डाल दिया। मौका देख के उन्होंने डाल दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ईरान का गार्ड या लेबनान का गार्ड थोड़ा कम हो गया, हिजबुल्ला का, फटाक जाके डाल दिया। तो अभी भी जोकर इन द पैक इसराइल है इस चीज के अंदर, बिकॉज सी डायरेक्ट इसराइल का ईरान के साथ कुछ मेरा ख्याल में पहले भी हुआ है, कुछ ज्यादा नहीं हुआ, बट इस बार हॉर्मुज स्ट्रेट इज इन प्ले। उस ईरान के पास वही एक अस्त्र है जिससे वो दबाव डलवा सकता है, करेक्ट? तो इसीलिए मेरा मानना है कि प्रोबेबिलिटी जो भी हो, इवन 95 रखिए, बट वो 5 अगर हो गया, यानी वॉर खत्म नहीं हुआ तो भयंकर, और तेल अगर 120-30 पे चली गई तो होल सिचुएशन पलट सकता है। तो मैं कहूंगा कि इन्वेस्टर्स को अभी भी पंप इन कैश, क्योंकि सेकंड देखिए क्या है, एफआईआईस जो बाइंग कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म एफआईआईस बाइंग कर रहे हैं, बिकॉज उनको एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में एक्रीशन के लिए करेक्शन हुआ तो उसको ऐड कर रहे हैं, समझ लिया आपने? तो वो इस हिसाब से कर रहे हैं, तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम इज कि शॉर्ट टर्म एफआईआईस क्या करेंगे। तो अगर वॉर ऑपोजिट हुआ तो शॉर्टिंग ऑफ इंडियन मार्केट भयंकर आके ये सब गेन्स को उठा सकती है। तो ये शॉर्ट प्लेयर्स का अगेन एक रिस्क है। सेकंड बात, थर्ड चीज जो रिस्क है सेम रिटेलर्स। आपने सही सवाल मुझसे पूछा कि या रिटेल इन्वेस्टर्स है या रिटेल ट्रेडर्स है, करेक्ट? और ये ट्रेडर माने स्पेकुलेटर। मैंने स्पेकुलेटर शब्द इस्तेमाल किया तो किसी ने पूछा कि क्यों आपको स्पेकुलेट कर रहे हैं, हम तो ट्रेडिंग को एक धंधा समझ के कर रहे हैं, आप उसमें स्पेकुलेटर ऐसे शब्द मत इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, मैं स्पेकुलेटर नहीं करता हूँ, ट्रेडर है। मगर ट्रेडर को आज मौका दिखा, खरीद लिया, कल मौका देके उसको प्रॉफिट होना निकल भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है वो टिकेगा, राइट? एंड वन मोर थिंग कि डीआईएस जरूर वापस खरीदारी शुरू करेंगे जैसे अर्निंग्स शुरू होती है, मगर सेक्टर रोटेशन विल बी मोर देन एब्सोल्यूट बाइंग में इंडेक्स को उठाना। तो मार्केट जब ये कहते हैं तो सेक्टर रोटेशन आने के कारण एक सेक्टर ऊपर जाएगी एक नीचे जाएगी, तो ओवरऑल इंडेक्स में कितना प्रोग्रेशन हुआ मुझे पता नहीं। तो मेरी सलाह है, मैंने जब अपने शो भी कहा था कि वॉर शुरू होने से 1% एक दिन कैश में आप डालिए, शायद वो 1% तो आप 1.25% या 1.5% कर सकते हो टिल यू गेट द क्लैरिटी कि वॉर इज ओवर। तब तक एक रिटेल इन्वेस्टर को, ट्रेडर की बात अलग है,
वो ट्रेडिंग में अपॉर्चुनिटी देख रहा है, वो सर्वेंद्र की बात सुन के जो भी करना है करने दीजिए, राइट। यस। ठीक है, मगर एक रिटेल इन्वेस्टर को, राइट, ही हैज टू अगेन, ये अपॉर्चुनिटी है बाइंग में, बिकॉज मार्केट अभी भी 24,000 ही आई है, लाइफ टाइम हाई 26,200 था। So as long as it is below 26,200, it is a buying opportunity, because एक ना एक दिन Nifty will cross 26,200 again. So whatever you buy below 26,000 is going to make you more money. So, but because of the volatility which is still there, we are nearer to the end. वो मानता हूं मैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपने 1% डाला है तो आप उसको 1.25% कीजिए, बट अभी भी मैं नहीं कहूंगा कि जम के जाके पूरा पैसा डाल दो, क्योंकि वो एक 5% रिस्क भी है, but that 5% risk may market can go so bad, maybe to 18,000 Nifty, that it will wipe out everything that you put in. So as an investor, right, आपकी जो कंसिस्टेंट एक्यूमुलेशन जो कर रहे थे उसी पे स्टिक करना चाहिए, थोड़ा बढ़ा दीजिए, बिकॉज अभी वॉर नियरर टू द एंड कह सकते हैं, बिकॉज वो मैं भी आपके बात से सहमत हूं कि सीजफायर सक्सेस होगी, मैं सहमत हूं। द प्रॉब्लम इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट, राइट। आपके मन में होगा 85% प्रोबेबिलिटी, मेरे मन में होगा शायद 60%, बट एक्चुअल रियलिटी अलग है। और मैं कारण बताता हूं मैं क्यों मुझे लग रहा है, बिकॉज ये वॉर अमेरिका के लिए महंगा पड़ा है, नॉट जस्ट फाइनेंशियली महंगा बट पॉलिटिकली महंगा। क्यों? बिकॉज ये तेल के दाम की 35% गैस प्राइसेस की बढ़त के कारण आपको उधर ट्रंप की पॉपुलैरिटी नीचे गिर रही है, सो इट हैज बिकम पॉलिटिकल नेगेटिव फॉर हिम, और फाइनेंशियली नेगेटिव, बिकॉज उन्होंने $2-3 मिलियन, $10-15 मिलियन की मिसाइल और प्लेन को लेकर $35,000 की ड्रोन को मरवा के अब कांग्रेस में जाके ढके $200 बिलियन वॉर को फाइनेंस करने के लिए पूछ रही है, राइट। बोथ इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एज वेल एज फाइनेंशियली द वॉर चैलेंज फॉर अमेरिका। तो इसलिए वो ढूंढ रही है कैसे हम जीत डिक्लेयर कर बाहर निकले, बस। वो उस लेवल पे आ गए हैं, तो वही वो अभी ऑलरेडी सुन रहे हैं ना, वो जो भी उनके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है, एक्सेट और ये, वो कह रहे हैं कि हमने जीत लिया। व्हाई पॉइंट इज दैट अमेरिका वांट्स टू गेट आउट ऑफ द वॉर, आई थिंक वो। और सर मुझे लगता ना ये दोनों चाहते हैं। देखिए ईरान पहले इतना रिजिड था कि मैं तो बात ही नहीं करना, मुझे तो सुनना ही नहीं तुम्हारी। अब वो न सिर्फ सुन रहे हैं, टेबल पे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। सो बोथ आर फाइंडिंग द वेज टू गेट आउट ऑफ इट, नंबर वन। नंबर टू, एवरी पासिंग डे इज टोलिंग ईरान वेरी ह्यूज, इवन बिगर देन द यूएस, क्योंकि उनकी इकोनॉमी तो $400 बिलियन की है, आपके पास तो उतना पैसा भी नहीं कि आप 3 महीने झेल सको। तो ईरान भी अब सोच रहा है यार ये अच्छा एक मौका है, निकलना चाहिए। इसलिए मैंने उस अपनी बात कही कि मुझे लगता है कि 22 अप्रैल का जो लास्ट डे है 2 हफ्ते वाला, ये डील हो जाए। हिंदी इंग्लिश में मिला के लपेट देंगे अमेरिका वाले कि चलो अच्छा तुम्हारा एसेट हमने डिफ्रीज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हॉर्मुज खोलो, और उनको भी लगेगा यार खोल के बाहर निकलो, ऐसा मुझे लगता है। अब वो 5% आगे बात सही, वो 5% का रिस्क है कभी भी कि नहीं हुआ, मान लो अड़ गए, देन मेरा प्रॉब्लम है इजराइल। इजराइल को बनाना मुश्किल, इसको डील करेगा, क्या करेगा, वो दबाव अमेरिका उनके ऊपर डालने की कोशिश तो जरूर करेगा, राइट। ओके सर, देखते फिर नेक्स्ट वीक क्या स्थिति बनती है। और इसकी हेडलाइन तो ये बनती है कि FIIs एंड DIIs आर बाइंग, दे आर हैप्पी, बट DIIs आर नॉट बाइंग, retail FIIs and retail are buying. FIIs and retail are supporting the market, but yes, no. वही मैं कह रहा हूँ, right? Wow, so retail. तो वही मैं कह रहा हूँ, तो that is where I think that is the right way. So I'll say that ये हफ्ता होने दो, अगले हफ्ते will be around the 18th, तो 22 और भी नजदीक होगी, तो we'll get some clarity. तो क्या है ना कि जब तक ट्रम्प है, ये उसकी ट्वीट से वो हर रोज कुछ ना कुछ ऐसे कुछ डालता ही जाता है ना, आज भी कुछ डाला है उन्होंने। तो क्या है कि तो इट्स अ लिटिल बिट, आई वुड से कि एक थियरी है, ओके, ये 5% के मैंने जो प्रोबेबिलिटी डाला है उसमें 5% का 2% इसके कारण है कि ये अमेरिकन आर्मी या डिफेंस फोर्सेस की चाल है कि 2 हफ्ते में
मुझे ग्राउंड लेवल की लोड ट्रूप्स को बिल्डअप करने दो, उसके बाद उनको पूरा खुलासा करेंगे, अभी हम तैयार नहीं है। राइट। तो ये एक एक्सक्यूज हो सकता है, ये सब जियोपॉलिटिक्स में ये सब राजनीतिक खेल है, क्वाइट क्वाइट तो वो पॉसिबल। भी एक आई रिस्क है। ट्रम्प कहेगा कि आई डिड माय बेस्ट, बट दिस एम। स्टूपिड इरानियंस नेवर अग्रीड टू दैट, सो नाउ आई एम फोर्स्ड टू अटैक करके सडनली देखे 50,000 ट्रूप उधर उनके शिप्स में उधर लाके बॉर्डर पे रखा होगा। तो ये व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इट्स वेरी हार्ड टू गेस जियोपॉलिटिक्स। वो कह भी रहा है अपने ट्वीट में, अक्सर आपने अगर एक लाइन वगैरह, वी आर लोडिंग अप। हाँ, क्या जो लोड कुछ कर रहे हैं, यही तो लोड कर रहे हैं। वो बोल रहा है, और वो बिल्कुल सही कह रहा है आपकी। मैंने तो इनको 3-4 मौके दिए और ये मानते ही नहीं है यार। चलो अब तो फिर अब से गेम होगा ही होगा। प्लस सर, ईरान की अंदर इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब हो रही है। उनके लिए इस वॉर में बने रहना कैटास्ट्रॉफिक होगा। अगर 3 महीने वॉर ऐसे लड़ते रहेंगे, अमेरिका कुछ नहीं करेगा, तब भी वहां पे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे नहीं है वहां पे, वो तेल भी नहीं बेच पा रहे हैं। सो जो लोग ईरान को अभी मीठी मीठी बातों से समझ रहे हैं, मेरा कहना उनकी इकोनॉमी को देखो जाके एक बार। दे आर रियली इन ट्रबल। और अगर अमेरिका ने इसको ड्रैग करा दिया 3-4 महीने ना, तो वो तो वैसे बेचारा परेशान हो जाए। इसलिए भी वो चाहता है कि ये डील हो जाए। मेरे को लगता है ईरान भी चाहता है कि ये डील हो और हम भी अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश करें। तो लेट्स से देखते हैं क्या होता है। अभी तो 22 तारीख की डेट तो है। मैं एक बात कहूंगा, जब रिलीजन घुसती है ना, तो हाँ। वो जितना भी इकोनॉमिक हार्डशिप झेल लेंगे भैया। देखिए, नहीं तो ये पूरा सोचिए, 20 साल 30 साल पहले जाइए, जब राजीव गांधी की मौत हुई थी, फर्स्ट टाइम एक सुइसाइड बॉम्बर ने इतना बड़ा किया था। उसके पहले, राइट, किसी ने सोचा था कि कोई अपना जान दे देगा अपनी किसी को मानने के लिए। मजहब के लिए या अपनी एक, तो व्हेन दे आर विलिंग टू सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर जन्नत। इकोनॉमिक हार्डशिप क्या है भैया, जब व्हेन यू हैव गॉट अ लार्जर देन योर लाइफ, दैट आई एम फाइटिंग दैट क्या काफिर, क्रिश्चियंस को भी वो काफिर मान रहे होंगे ना। तो व्हाट मैंने कि जब रिलीजन घुसता है, ये इकोनॉमिक बातें हैं। देखिए, जो ईरान में अपोजिशन था, उन्होंने भी अभी यूनाइटेड अगेंस्ट अमेरिका बन गया पूरा 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 वॉर। पहले तो था उनका, दे वर अपोजिंग दिस रेजिम, और अब ये इनकी जो वार इन्होंने किया, बच्चों को 160 बच्चों को मार दिया स्कूल में, तो अब तो उधर ईरान एक यूनाइटेड फ्रंट हो गया। तो मेरा मानना है कि वॉर के टाइम में पीपल मुसीबत झेलने के लिए तैयार होते हैं, नंबर 1। सेकंड, जब मजहबी वॉर होता है तो और भी ये अपना करंट फाइनेंशियल डिस्ट्रेस ये सबको भूल कर, अभी ह्यूमन चेन आपने देखा। हाँ हाँ, पावर प्लांट के चारों तरफ बड़ी हाँ, बड़ी ह्यूमन चेन बनाई। तो मैं इतना उनको ये नहीं कहूंगा कि ईरान इज रेडी फॉर अ डील, ऐसे कुछ। यस, दे विलिंग टू टॉक प्रोवाइडेड दे गेट देयर टर्म्स, और उनकी शर्तें भी देखा आपने, ये कोई फुलफिल करने वाली शर्तें ही नहीं है भैया। वो रेपरेशन पूछ रहे हैं, राइट, और कभी ये सब तो कहाँ होगा, राइट। तो मेरा मानना है कि यस, मैं अमेरिका तंग आ चुकी है, ये मान रहा हूं, मगर इजराइल एक जोकर है, और ईरान भी एक विन दिखाने के लिए उसको क्या देगी यूएस, बताइए मुझे। दोनों को विन विन वॉकआउट करना है, तो विन विन से करना है ना, तो क्या विन देगी यूएस उनको? करेक्ट। वो देना है कुछ ना कुछ, उनको एक विन देना है, नहीं तो लीडरशिप का भी उधर ये हो जाएगा ना। नहीं, अभी ईरान में ये भी कंफ्यूजन है कि जो बात करके जा रहे हैं, क्या वो बाकी पार्टीज को कन्विंस कर पाएंगे? आईआरजीसी नहीं मानेगा तो, क्योंकि आप जो बात करके जा रहे हो वहां पता नहीं एग्रीमेंट हो नहीं हो। तो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, लेट्स सी अभी क्या होता है। नेक्स्ट वीक और इम्पोर्टेंट होगा, और 22 तारीख में इसलिए कह रहा था कि वो 14 दिन 22 तारीख को पूरे होंगे, तो इसलिए मैंने कहा कि 22 तारीख वो क्या है कि ट्रम्प बोलेगा मैं और एक वीक एक्सटेंड करता हूँ, और वीक बढ़ा देता हूँ। सर, मैं जितने दिन वो बढ़ाएगा ना, उतना मुश्किल बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो टाइम बाई कर रहा है फिर तो, कि लोड अप करते हैं, चलो लोड अप पता करते नहीं। हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी जी, चलो, प्लीज बोलो। नहीं मैं कुछ नहीं बोलूँ। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट वीक फिर देखेंगे, और अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हर हफ्ते हम यही बात बोलते हैं, लेकिन अगले हफ्ता सचमुच में, क्योंकि इतनी डेवलपिंग सिचुएशन है कि तो कहना ही पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसा भी होगा हम लोग उस पर फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच सर, एंजॉय योर वीकेंड। थैंक यू सर।